नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा कि मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसका जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तारित था। ये सारी चीज़ें पढ़ी और उनकी वंशावली में कौन कौन से राजा हुए और सबसे अंतिम सम्राट वहाँ का कौन हुआ। ठीक है, उसके जब आगे हम अपने टाइम पीरियड में जब आगे बढ़ते हैं टाइम मशीन में, तो हमारा टाइम कहाँ तक आ जाता है। जो मौर्य वंश की स्थापना हो रही थी वो किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब वहाँ से हम चल करके अब आ चुके हैं हम 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी हमने 100-125 साल का जो टाइम था वो निकाल लिया है, जिसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए और उनके पश्चात सम्राट अशोक आए और उनके जो भी आगे के वंशज थे वो लोग आए। ठीक है, सबसे अंतिम जो वंशज था वो था बृहद्रथ। उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, जो सेनापति हुआ करता था उसका। और पुष्यमित्र शुंग ने एक वंश की स्थापना करी थी जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है, अब जो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, उसमें हम जो बात करेंगे 200 ईसा पूर्व से, और जो इनके बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में जब हम आ जाएंगे तो वहाँ तक कौन कौन से शासक हुए, किस किस का शासनकाल है, कौन कौन से वंश हुए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपने एक चीज़ और देखी थी मौर्य युग में कि हमारे जो संबंध हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, हेलेना से उसका वैवाहिक संबंध हुआ था। यानी यूनानियों से हमारे संबंध बन चुके थे, वैवाहिक या मैत्रीपूर्ण। ठीक है, और वहाँ तक हमारे व्यापार भी होने लग गया था। यूनान में और भी कई देशों में व्यापार हो रहा था, यानी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं। जब व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं तो हमारा आना जाना, उनका आना जाना यहाँ पर रेगुलर रहेगा। तो जब लोग आने जाने लगे वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भी अपने विस्तार करने के लिए वो भी भारत की तरफ आए, उन्होंने आक्रमण किए, और भारत के जो शासक थे उन्होंने भी उनके क्षेत्रों को विजित किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। इसमें हम जो पढ़ेंगे कौन कौन से शासक आएंगे, वो आएंगे हमारे शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, सातवाहन आएगा, चेदी आएगा। ठीक है, और जो विदेशी शासक हैं उनमें इंडो ग्रीक आएंगे, शक आएंगे, पार्थियंस आएंगे और कुषाण आएंगे। ठीक है, ये हमारे 7-8 वंश हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो मेन है, जैसे शुंग वंश हुआ, सातवाहन हुआ, इंडो ग्रीक है, ठीक है, और इधर शक है, पार्थियन है, कुषाण, इन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने करी है? पुष्यमित्र शुंग ने करी है। उसने क्या किया? 184 ईसा पूर्व में जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, को सम्राट अशोक का वंशज, ठीक है, उसकी हत्या करी और उसकी गद्दी पर बैठ गया। जैसा कि आप देखते हुए आ रहे हैं पास्ट पीरियड में कि जो भी शासक हो रहे हैं उनके कोई सेनापति या फिर उनके पुत्र या फिर कोई और उनका कोई सगा संबंधी उनकी हत्या करके किस पर बैठ रहा है? गद्दी पर बैठ रहा है, सिंहासन पर बैठ रहा है। तो यानी कि सिंहासन के लिए युद्ध चला आ रहा है। आज भी आप देखते हैं कुर्सी के लिए, तो आज भी आप देखते हैं ना, कुर्सी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब से चली आ रही हैं? उसी टाइम पीरियड से चली आ रही हैं जब से इंसान का जन्म हुआ है। ठीक है, सम्राट अशोक ने 100 भाइयों की अपनी हत्या करी थी, उसके पश्चात वो राजा बना। बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। ठीक है, और लेकिन एक ऐसा युद्ध हुआ उसके जीवन काल में, कलिंग का, उसमें जो मारकाट हुई, जितने लोग मरे, उन सबको देखकर उसका हृदय विचलित हुआ और उसने अपना जो लड़ाई की जो नीति थी, जो लड़ाई करके या फिर युद्ध करके किसी राज्य को जीतना, साम्राज्य का विस्तार करना, उस नीति को छोड़ा। अब उसने एक नई नीति अपनाई, वो थी धम्म नीति। धम्म नीति में क्या था? उसने जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो भी उनके नियम थे, यानी उनके धार्मिक प्रचार प्रसार किए, अपनी ख्याति को बढ़ाया, है ना, अनेकों जगह अपने अभिलेख लिखवाए, अपनी ख्याति को पूरे भारत में फैलाया, जिससे कि लोग उसके धार्मिक चीज़ों से प्रभावित होकर उसके साम्राज्य में लोग सही रहें, सुरक्षित रहें, और उसने युद्ध की नीति को छोड़ा। लेकिन इसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो बाहर के जो शासक थे, बाहर के शासकों ने उनके छोटे छोटे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अहिंसा की नीति का ये लोग पालन कर रहे थे। अब जब आप किसी इतने बड़े राज्य पर शासन कर रहे हो तो सिर्फ इन चीज़ों से काम नहीं चलता, नीतियों से काम नहीं चलता। वहाँ पर कूटनीति, रणनीति, राजनीति, सारी चीज़ें होती हैं, लड़ाई भी लड़नी पड़ती हैं।
ठीक है, सिर्फ अहिंसा के रास्ते पे किसी बड़े साम्राज्य को, शासन को नहीं संभाला जा सकता। ये चीज़ भी उनके समझ में आ गई, लेकिन उस चीज़ को समझते समझते देर हो चुकी थी और उनके जो शासक थे वो अयोग्य और कमज़ोर थे, तो वो उसको नहीं संभाल पाए। ठीक है, तो एक पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी, मौर्य शासक की, और मौर्य वंश का क्या हो गया, ख़त्म। अब एक नया वंश स्टार्ट हो जाता है, शुंग वंश। ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति था और पुष्य धर्म का पुत्र था। ठीक है, बौद्ध धर्मों में पुष्यमित्र को क्या बताया गया, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया। बौद्ध धर्म जो फला फूला था किसके टाइम में, मौर्य वंश में। सम्राट अशोक ने उसको संरक्षण दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, अनेक देशों तक किया, लेकिन इसकी बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में वो उनका पालन नहीं कर रहा है बौद्ध धर्म का, और वो उत्पीड़न कर रहा है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध विहारों को उसने नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवा दी, यानी वो नहीं चाहता था कि इसका प्रचार प्रसार अब ज़्यादा हो, जो भी है ठीक है अब तक हो गया, इनको समाप्त करो सारी चीज़ों को। पुष्यमित्र ने एक स्तूप बनवाया था, बरहूत स्तूप। बरहूत स्तूप में क्या होता था, यानी कि ये स्तूप बना हुआ है, स्तूप के चारों तरफ एक तरीके से बाउंड्री होती थी, जिसमें कि 1 2 3 और ऐसे 4 तोरण द्वार हर दिशा में होते थे, और ईंट और गारे का प्रयोग करके वो बनाया जाता था। ठीक है, ये बरहूत स्तूप बनाने का श्रेय, यानी कि एक नई शैली थी, जो स्तूप बनाने की शैली थी वो यूज़ करने लगा। ठीक है, उसके बाद में उसके जो विजय अभियान है वो स्टार्ट होते हैं। उसने कहाँ कहाँ पर विजय करी, उसने विजय करी विदर्भ की। विदर्भ कौन सा एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला कुछ एरिया पड़ता है, जिसको बरार भी कहते हैं। ठीक है, इसको अब आधुनिक जब भारत हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे 1857 की क्रांति के टाइम पे, हड़प नीति आई लॉर्ड डलहौजी की, उसमें आप इस राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदर्भ की उसने विजय करी। यज्ञसेन मौर्यों की तरफ से विदर्भ शासक क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। और मगध साम्राज्य जब दुर्बल होने लगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब मगध साम्राज्य का शासक कौन है, वो पुष्यमित्र शुंग है। यज्ञसेन नामक एक शासक था जिसको कि विदर्भ का शासक बनाया किसने, मौर्यों ने बनाया था। लेकिन अब जो मगध साम्राज्य वो दुर्बल होने लग गया, उस पर चारों तरफ से आक्रमण होने लग गए, क्योंकि वो धार्मिक नीति पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, या अपनी धार्मिक नीति पर अपना क्या चला रहे हैं, वो शासन चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए दुर्बल होने लग गया है। अब जब दुर्बल होने लगा तो जो विदर्भ का शासक था उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, क्योंकि आप अब कमज़ोर हो चुके हो। अगर आपकी हिम्मत है तो आप मुझसे आके लड़ो, ठीक है, यू कैन फाइट मी। तो मगध साम्राज्य की दुर्बलता के कारण उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। अब पुष्यमित्र के कहने पर एक अग्निमित्र नामक व्यक्ति था, जिसने क्या किया, उस पर आक्रमण किया विदर्भ पर, और उसको क्या किया, जीत लिया और मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। मगध का राजा कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। कालिदास का नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें यज्ञसेन की जो बहन है मालविका और अग्निमित्र, जो अग्निमित्र कौन है, जिसने कि आक्रमण किया है किस पर, विदर्भ पर, बरार पर, उसको जो वहाँ की लड़की है, जो यज्ञसेन जो राजा है उसकी सिस्टर है मालविका, उससे उसका प्रेम हो जाता है। और मालविका अग्निमित्रम नामक एक नाटक प्रसिद्ध किसने लिखा, कालिदास ने, और उसमें उनके प्रेम प्रसंग का और जो विदर्भ की विजय है दोनों का उल्लेख मिलता है। हमें जो भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं इतिहास के बारे में, वो हमें इन्हीं सोर्सों से मिलती हैं। कहीं पर सिक्के मिलते हैं, कहीं अभिलेख मिलते हैं, कोई साहित्य मिलता है, या कोई पुरातात्विक सोर्स मिलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास के नाटक से हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त हुई विदर्भ विजय की और मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो शुंग एम्पायर है, शुंग एम्पायर में क्या हुआ है, जो मौर्य हैं उनका जो पहले यहाँ तक शासन पहुँच चुका था, ये सारा शासन अब क्या है, इधर के जो शासक हैं उन लोगों ने विजित कर लिया है। जैसे इधर उज्जैनी वाला एरिया रह गया, ये लोग सौरसेन वाले फ्री हो चुके हैं। ठीक है, इस साइड का सारा पांचाल वगैरह ये सब अपना अलग कर चुके हैं, और किन्हीं और शासकों के अंडर में लोग आ चुके हैं। लेकिन अब जो मगध शासन है वो इतना रह गया है मगध साम्राज्य का, जिस पर शुंग अब शासन कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारे पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, सांची और उज्जैन वगैरह, मतलब बहुत कम एरिया उसमें रह गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है यवन आक्रमण। यवन आक्रमण यानी जो यूनानी लोग थे उनको क्या कहते थे, यवन। उन लोगों ने आक्रमण किया साम्राज्य विस्तार की नीति से, क्योंकि वो लोग उधर पश्चिमोत्तर की सीमाएं हैं, सिंधु नदी है, उनको क्रॉस करके भारत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और इन क्षेत्रों को उन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण होता है। महावास्य और मालविका अग्निमित्रम, यानी जो दो नाटक हैं किसके हैं, ये तो मालविका अग्निमित्रम है
कालिदास का, और महाभाष्य है क्या है पतंजलि का। इन दोनों जो ग्रंथ है उनमें वर्णन किसके बारे में मिलता है, यवन आक्रमणों के बारे में। ठीक है, डेमेट्रियस यवन राजा था जो किसका पुष्यमित्र का समकालीन है, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। गार्गी संहिता में यवनों के जो साकेत और मथुरा तक पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो महाभाष्य पतंजलि का जो संस्कृत में लिखा गया है उसमें मध्यमिका नगरी कहाँ पर है, राजस्थान में चित्तौड़ पड़ता है, उसको पहले मध्यमिका नगरी कहते थे। ठीक है, उस पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जो हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही है, यानी ये हमें मिल रही है सारी सोर्स जो साहित्यिक सोर्सेज हैं उनसे। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, यानी ये तो मर ही जाएगा। पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, वो क्या बनता, शासक। अग्निमित्र कौन है, जिसने आक्रमण किया था विदर्भ पर और उसको जीत करके उसमें अधीन किया था मगध साम्राज्य के। अग्निमित्र के बाद पुराणों में स्वज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति, इन राजाओं का वर्णन मिलता है। भागवत या भागभद्र दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नाम थे उनके। ठीक है, भागभद्र के शासन में 14वें साल जब चल रही थी, तक्षशिला के यवन नरेश एंटिलकेट्स ने उसे एक राजदूत भेजा, हेलियोडोरस भेजा, और विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित कर भगवान विष्णु की पूजा करी। जो भागवत और जो भागभद्र है, ठीक है, भागवत या भागभद्र के शासनकाल चल रहा है। 14वें साल में तक्षशिला का एक यवन शासक था। तक्षशिला कहाँ पर है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो रीजन पड़ रहा है, पश्चिम उत्तर वाला भाग सिंधु नदी के ऊपर, वहाँ पर तक्षशिला था, जहाँ पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था आम भी हुआ करता था। उस जगह पर भी ये लोग यानी यवन आ चुके हैं, यूनानियों के शासन क्षेत्र में वो आता था। ठीक है, तो वहाँ का ये जो शासक है वो है एंटिलकेट्स है, और उसने एक अपना राजदूत को भेजा कहाँ पर, मगध में। और हेलियोडोरस जो उसका राजदूत है उसने क्या किया, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और भगवान विष्णु की उसने पूजा करी। उस टाइम तक भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि मूर्तियों से वहाँ पर पूजा नहीं होती थी। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये वंश धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, इनकी शक्ति क्षीण होने लगी, और इसका एक मंत्री हुआ करता था वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी, और इस वंश की क्या हुई, समाप्ति। ये वंश भी समाप्त हो गया। अब कोई दूसरा वंश आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा कर्ण वंश में कौन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, देवभूति। उसकी हत्या किसने कर दी, उसके मंत्री ने कर दी है, वासुदेव ने। और वो क्या बन गया, 75 ईसा पूर्व में इसका शासक बन गया, कर्ण वंश की स्थापना कर दी, मगध का शासक बन गया। ठीक है, अब ये लोग हैं ब्राह्मण वंश से। ठीक है, यानी वसुदेव ब्राह्मण वंश के हैं, और इनके में केवल 4 शासक होते हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और ससरमन। ठीक है, इन लोगों ने कुछ टाइम तक शासन किया, और बहुत ही जल्दी 30-35 साल के अंदर में इनका शासन खत्म हो गया, इनकी शक्ति क्षीण हो गई, और लोगों ने इन पर आक्रमण करके इनको ख़त्म कर दिया। इसमें केवल 4 शासक हुए, 30-35 साल तक इन लोगों ने शासन किया। अब एक नया शासक कोई निकल करके आता, सेमुक नाम का, जो कि सातवाहन वंश की जिसने स्थापना करी है, वो देवभूति सुसरमन की हत्या कर देता है। इसमें सुसरमन की हत्या कर देता है सेमुक इसकी हत्या कर देगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ का शासक बन जाएगा, और एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। वो कौन सा है, सातवाहन वंश। उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक का रहता है, यानी कि इन लोगों ने 280 साल तक राज किया, इनका साम्राज्य सुरक्षित रहा। सेमुक ने कर्म शासक किसकी हत्या कर दी है, सुसरमन की हत्या कर दी है, सातवाहन वंश की नींव डाल दी है। इनके पुराणों में, आंध्र वृत्ते और अभिलेखों में इसको क्या कहा गया है, सातवाहन कहा गया है। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान कहाँ पर पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे पर एक जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और उसमें प्रतिष्ठान या पैठान नामक एक स्थान था, उसको इन्होंने राजधानी बनाया। इनकी जो राजभाषा थी वो थी प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, क्योंकि इनके जो अभिलेख वगैरह जो भी हमें मिलेंगे वो प्राकृत और ब्राह्मी उसमें मिलेंगे। भाषा प्राकृत है, और जो लिपि है, जैसे आज हम देवनागरी लिपि यूज करते हैं, उनकी क्या हुआ करती थी, ब्राह्मी हुआ करती थी। 3 शताब्दियों तक इनका शासन रहा, लगभग 280 साल या 300 साल तक इनका शासन रहा। ठीक है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा वाला जो रीजन है इसमें ज़्यादा व्यापक थे, और ऊपर ये अपने क्षेत्र विस्तार करते रहते थे। इनके युद्ध चलते रहते थे अनेक राज्यों से, और ये अपना क्षेत्र विस्तार करते रहते थे। इनमें पहला शासक होता है वो था सातकर्णी प्रथम। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और 1 बार राजस्व यज्ञ किया। राजस्व जो यज्ञ है वो कब किया जाता था, जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है उस टाइम पर किया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता है, यानी अपने जब क्षेत्र विस्तार करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, तो अश्वमेध का यज्ञ किया जाता है।
और जहाँ तक अपने विजित क्षेत्र हैं वहाँ तक घोड़े को बेच करके देखा जाता है कि कोई हमारे बीच में हमारा कोई विरोध करने वाला तो नहीं है या फिर कोई हमें चुनौती देने वाला तो नहीं है। ठीक है, इसके टाइम में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन होता है। दक्षिणापति और प्रतिहत चक्र की 2 उपाधियाँ इसने धारण करी। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र। ठीक है, यानी ये उपाधियां हैं, इनको भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसने क्या किया, मालव शैली की गोल मुद्राएं निकाली और अपनी पत्नी के नाम पर मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। मालव शैली यानी जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, विंध्याचल श्रेणी के पास में मालवा का पठार पड़ता है, तो मालव जो रीजन है उसमें एक नई शैली विकसित करी इसने, जहाँ पर मुद्राएं बनाई जाती थी। ठीक है, और उन पर जो पंचमार्ग मुद्राएं बनती थी उत्कीर्ण करके। ठीक है, तो वहाँ पर उसने गोल मुद्राएं बनवाई, अपने पत्नी के नाम अंकित करवाए उन पर, और मालव शैली उसे कहा गया। क्यों कहा गया, मालवा रीजन में चलने के कारण से। ठीक है, भूमिदान का पहला अभिलेख मिलता है कहाँ पर, नानाघाट अभिलेख से। ठीक है, यानी भूमिदान का पहला अभिलेख, यानी इससे पहले कि भूमिदान का कोई भी किसी भी शासन के अंडर में कोई भी ऐसा अभिलेख हमें प्राप्त कहीं से नहीं होता है जिसमें भूमिदान की बात की गई हो। सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, नानाघाट अभिलेख है सातवाहन का, उसमें मिलता है। एक हाल नामक शासक था, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज्ञानी कवि था। ठीक है, उसने अपने दरबार में कई बड़े बड़े विद्वानों को, कवियों को प्रश्रय दिया, और उसने भी एक महाकाव्य की रचना करी, वो थी गाथा सप्तशती की रचना करी। ठीक है, एक महाकाव्य लिखा उसने, कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में, और महाकाव्य लिखा। अब सातवाहनों का जब अगर वो आप देखते हैं तो यानी कि जो हमारा विंध्याचल से नीचे का जो क्षेत्र है, यानी ये यहाँ तक अपनी विंध्याचल रेंज आती है, तो विंध्याचल में इधर ये मालवा वाला रीजन आ जाएगा, इधर ये गुजरात वाला आ जाएगा, इधर ये महाराष्ट्र, गोवा है ना, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश का कुछ ये क्षेत्र, यानी आज का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतने राज्यों तक इनका शासन था सातवाहनों का। लेकिन ये वाला जो रीजन है मगध का, जो मेन साम्राज्य पाटलिपुत्र वाला हुआ करता था, वो इनके हाथ से धीरे धीरे समय के साथ में जा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो यहाँ पर एक महान शासक होता है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा, वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। 106 से 130 ईस्वी तक इसने शासन किया और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। गौतमी बलश्री उसकी माता थी, उसने एक अभिलेख लिखवाया नासिक में, गौतमी बलश्री ने, उसके अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इनकी विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक की प्रशस्ति में क्या क्या चीज़ें लिख रही हैं, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसके प्रशंसा में, यानी अभिलेख जो हुआ करते थे उनमें एक तो ये चीज़ें लिखी जाती थी कि ये इसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें करी हैं, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, यानी एक तरीके से प्रशंसा रूपी चीज़ें होती थी। ठीक है, प्रशस्ति हुआ करती थी ये। तो इसकी जो प्रशस्ति है उसमें क्या लिख रहा है, जो शक्ति राम में है, केशव में है, अर्जुन है और भीम में है, वो सारी शक्तियाँ किस में है, गौतमीपुत्र सातकर्णी में, यानी कि ये उनके बराबर है। जो नहुस में, जन्मेजय में, सागर, ययाति, राम, अम्बरीश के समान, यानी कि इसका जो तेज है, इसका जो प्रताप है वो किसके समान है, नहुस के समान है, ययाति के समान है, राम के समान है, अम्बरीश के समान है। यानी ये चंद्रवंश हो गया, जो राम की वंशावली है, जिसमें कि पहले ये नहुस होते हैं, ययाति होते हैं, राम होते हैं, दशरथ होते हैं, उनके समान में किसका बताया है, तेज बताया है, इसका तेजस्वी है। इसने उपाधियाँ धारण कौन कौन सी करी, इसने बेनकटक, राजराज और विंध्य नरेश की उपाधियाँ धारण करी। ठीक है, विंध्य नरेश क्यों कहा गया, क्योंकि इसने विंध्याचल का जो ऊपर का रीजन था वो इसने विजित कर लिया था, मालवा और उज्जैनी पर इसका अधिकार था। ठीक है, इसके लिए इसको विंध्य नरेश कहा गया। बेनकटक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने बेनकटक नामक एक नगर की स्थापना करी थी। नासिक गुहा लेख में क्या मिलता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, यवन, पहलवों का विनाश करने वाला और क्षयरात वंश का उन्मूलन करने वाला कहा गया, क्योंकि इसकी जो लड़ाइयाँ हैं वो शकों से भी हुई हैं, यवनों से भी हुई हैं, पहलव या पार्थियन से भी हुई हैं। ठीक है, और क्षयरात नामक एक कोई वंश था उससे भी इसकी हुई है। इनकी सारी लड़ाइयों में ये विजेता रहा है, क्योंकि एक बहुत पराक्रमी और बहुत शक्तिशाली योद्धा था। और नासिक के गुहा लेख में इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नासिक के गुहा लेख के अनुसार में उत्तर में मालवा, काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक प्रत्यक्ष इसका शासन था। उत्तर में मालवा, मैंने जो आज का मध्य प्रदेश है उसमें मालवा पठार वाला रीजन, काठियावाड़ गुजरात,
दक्षिण में कृष्णा नदी, नीचे अपन जब तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो वहाँ कृष्णा नदी मिलती है, कृष्णा नदी तक। पूर्व में विदर्भ यानी महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच वाला रीजन, और पश्चिम में कोंकण यानी कि जो समुद्र तट है, जो उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक का जो तट है, कोंकण तट, उस तक इसका प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है। इसके पश्चात में इसका जो पुत्र है वो है वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी। इसे क्या गया, पुराणों में पुलुवामी क्या गया, वैसे इसका नाम था वशिष्ठिपुत्र। इसने 130 से 154 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। और एक किसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र है। आंध्र प्रदेश पर इसने विजय प्राप्त करी है और अपनी जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ पर स्थापित करी है, वो इसने करी है औरंगाबाद ज़िले में पैठान नामक स्थान पर। पैठान या प्रतिष्ठान, जो भी मैंने आपको बताया था, प्रतिष्ठान नामक जो राजधानी स्थापित करी थी, तो प्रतिष्ठान का दूसरा नाम क्या है, पैठान। कहाँ पर है, जो आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद ज़िला है, गोदावरी नदी के पास में। ठीक है। सौराष्ट्र के सख्त शासक था एक रुद्रदामन, उसने इस पर अटैक किया और इसको 2 बार पराजित किया। 2 पतवार वाले जहाज़, जो इनके टाइम के जो सिक्के प्राप्त होते हैं, सिक्के कहाँ से मिले हैं, इनके कोरोमंडल तट से मिलते हैं, कोरोमंडल तट से मिलते हैं। और उन पर क्या, कौन से चित्र मिले हैं, 2 पतवार वाले जहाज़ के। ठीक है। जो पतवार लगी होती है ना आप उसके जहाज़ के ऊपर, ऐसा कुछ छपा हुआ था सिक्कों पर। अब उस चीज़ से एक पुष्टि ये होती है कि ये लोग समुद्री व्यापार से भी परिचित थे और भली भांति वहाँ इनका जो व्यापार है वो कई देशों के साथ में इनका होता होगा जहाज़ों से, क्योंकि इनको जहाज़ों का इन्होंने क्या किया, सिक्कों पर अंकन कर दिया है। ठीक है। तो ये तो इनके कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। इनके अलावा इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सिस्टम था, इनकी सोशल व्यवस्थाएं क्या थी, उनके बारे में देखते हैं। 3 श्रेणियों के सामंत हैं, राजा है, महाभोज है और सेनापति है, यानी कि नीचे क्रम घटते हुए। राजा हो गया, एक हो सकता है नेक्स्ट इसका प्रधानमंत्री हो, और एक सेनापति हो गया, सेनाधिपति, यानी जो सेना को संभालने वाला है। राजा को टैक्स मिलता था। टैक्स का सिस्टम क्या था, 1/6 था, यानी कि जो भी कुछ वहाँ पर पैदावार हो रही है वो लोग जो कृषक हैं उपज का अपने 1/6% जो है इसको दे देंगे राजा को टैक्स के रूप में। मिलिंद पान्हु नामक ग्रंथ है, उसमें व्यवसायों की श्रेणियों का पता लगता है। और उसके जो प्रधान है उसको क्या कहा गया है, श्रेष्ठन कहा गया है। श्रेष्ठन के बारे में एक वर्ड आता है कि जैसे हमारे आजकल आम भाषा में सेठ शब्द उपयोग में आता है ना, जो लोग अपने व्यापार वगैरह करते हैं उनको हम सेठ कहते हैं। ठीक है। उधर आप महाराष्ट्र में सेठी शब्द आपको बहुत मिल जाएगा, साउथ में। ठीक है। सेठी मिल जाएगा और चेट्टियार मिल जाएगा, बिल्कुल जब नीचे हम साउथ रीजन में चले जाएंगे तो ये सारे वर्ड श्रेष्ठन से निकले हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते थे उनको श्रेष्ठन कहा जाता था। ठीक है। पश्चिमी देश हैं, श्रीलंका है, जावा है, सुमात्रा है, उनके साथ में जलमार्ग से व्यापार हो रहा है, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं उनमें 2 पतवार वाले जहाज छपे हुए हैं, अंकित हो रखे हैं, तो उससे हमें पुष्टि भी हो चुकी है। व्यापार और व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या कहा गया है, कासारपण कहा गया है। ठीक है। सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा इन लोगों ने चलाई हैं। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन ब्राह्मण बना दिए गए। ऐसा आपको कई बार मिलेगा, जैसे कि जब हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण की यवन थे, यानी वो लोग बाहर से आए, उन लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन वो ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण धर्म है और जहाँ के बौद्ध धर्म वगैरह हैं, इनमें क्या लचीलापन था, ये लोग किसी को भी समाहित कर सकते थे, इनसे प्रभावित होकर कोई भी इनके उसमें आ सकता था। तो कुषाणों ने और जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने यहाँ का धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार से ये वैसे कबीलाई लोग हैं, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण जो धर्म है उसका पालन किया और ये ब्राह्मण बन गए। ठीक है। गौतमी पुत्र ने स्वयं को क्या कहा, कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया, यानी कि मैं कृष्ण और बलराम का साक्षात अवतार हूँ। नासिक प्रशस्ति में उसने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण भी कह दिया है, यानी वो लोग अब ये नहीं मानने कि हम कबीलाई हैं, उन्होंने कह दिया कि अब हम क्या हैं, अद्वितीय ब्राह्मण हैं, यानी कि हमने ब्राह्मणों का सारा ज्ञान ले लिया है। ठीक है। ये अपने बारे में लिखता था, स्वयं को क्या बताता था, कृष्ण और बलराम के अनुरूप बताता था, यानी उनका अवतार बताता था। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शक के बारे में। जो शक वंश है वो कौन सा है, अपना विदेशी वंश है। शक सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली खाना बदोश व बर्बर जाति है। सीर दरिया कहाँ है, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है, उसमें एक नदी चलती है सीर नाम से, तो उसके जो उत्तर में निवास करने वाला, यानी मध्य एशिया के पास के लोग हैं, कबीलाई लोग हैं, बर्बर हैं, खाना बदोश हैं। ठीक है। उन लोगों का उन्होंने एक शासक बनाया, धीरे धीरे वो लोग अपनी सेना बढ़ाते गए, उन लोगों ने आक्रमण करके अपना विस्तार करना स्टार्ट किया। शक बैक्टीरिया से पराजित होकर ईरान होते हुए हेलमंड घाटी में बस गए। ठीक है। ईरान में
ईरान को क्रॉस किया। जो बैक्ट्रिया थे वहाँ पे ईरान में शासक उनसे पराजित हो चुके थे, ठीक है। इसलिए इस स्थान को क्या कहा गया, शकिस्तान कहा गया। सिस्तान से कहाँ चले, शकिस्तान या सिस्तान कह सकते हैं, वहाँ से चले कंधार की ओर। कंधार कहाँ पर, अफगानिस्तान में। वहाँ से बोलन दर्रा होते हुए कहाँ आए, ये भारत में आए और सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए। यानी कि इन्होंने अभी तक हिंदू कुश को पार नहीं किया। ये लोग कहाँ पर, बोलन दर्रा क्रॉस करते हुए सिंधु वाले रीजन में आके बस गए। भारतीय स्रोतों में शकों को क्या कहा गया, सीथियन कहा गया है। और भारतीय प्रदेशों के जो शक शासक थे वो क्या कहे जाते थे, वो क्षत्रप कहे जाते थे, ठीक है। अब जो आप शकों की बाउंड्री आप देखेंगे, ये कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये अपने मथुरा और तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी तक्षशिला, इधर सिगाल, इधर ये गुजरात, जो राजस्थान का और गुजरात का कुछ रीजन इसमें आ चुके हैं। और मध्य जो सोरसेन जनपद है मथुरा वाला, इस क्षेत्र तक ये लोग पहुँच चुके हैं। यानी इन लोगों ने उधर से आक्रमण किए हैं, यहाँ के शासक को पराजित किया और इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को विजित कर लिया है, ठीक है। यानी ये कौन है, ये जो बाहर के शासक हैं, विदेशी शासक हैं। तो इनका भी ज़्यादा टाइम नहीं चलता है और इनका बहुत ही जल्दी, ठीक है, इतना इन लोगों ने वो कवर जीत लिया था, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ शाखा हैं, इसमें कौन कौन सी, उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप उत्तरी इनकी जो शाखाएं हैं उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया है उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप क्यों, यानी जो भारतीय प्रदेशों को जीत करके जो यहाँ के शासक बने हैं उनको क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था। और जो भारत रीजन से ऊपर के हैं उनको क्या कहा जाता था, सीथियन, ठीक है। अब इसमें तक्षशिला आ जाता है, मथुरा आ जाता है, नासिक आ जाता है और मालवा आ जाता है। यानी कि इन लोगों का कितना नीचे तक कंट्रोल पहुंच गया, धीरे धीरे आक्रमण करके जीतते हुए, ठीक है। सबसे इनमें एक जो महत्वपूर्ण राजा के बारे में बात करते हैं वो है रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन है, जिसने अभी गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र है वशिष्ठी, उसको 2 बार हराया है, ठीक है। वहाँ पर भी सातवाहन वंश में इसका उल्लेख मिल रहा है क्योंकि उसके समकालीन है। उज्जैनी के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, 150 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। इसके शासन क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है, सिंध आ रहा है, कोंकण आ रहा है, नर्मदा घाटी आ रही है, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग आ रहा है। सिंध यानी कि पश्चिम उत्तर वाला भाग। कौन कौन से शासन क्षेत्र आ रहे हैं इसके में, इसमें आ रहे हैं एक तो आ रहा है सिंध यानी पश्चिम उत्तर वाला भाग, कोंकण यानी महाराष्ट्र, गोवा और ये नीचे गुजरात वाला जो भाग है काठियावाड़ से नीचे का वो, नर्मदा घाटी जहाँ पर नर्मदा नदी गिरती है समुद्र में और नर्मदा का जो रीजन आता है, मालवा मध्य प्रदेश वाला भाग, काठियावाड़ गुजरात का भाग और गुजरात का एक और बड़ा भाग इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख भी कहाँ मिलता है, हमें गिरनार पर्वत के पास मिलता है, गुजरात में ही। गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि किसी शिला पर लिखा गया, उसे शिलालेख भी कहा गया, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है और संस्कृत काव्य शैली जो बहुत पुरानी काव्य शैली है संस्कृत, उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें क्या मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार से, ठीक है। रुद्रदामन ने क्या किया, काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र है उसमें एक प्रसिद्ध झील का जो सुदर्शन झील हुआ करती थी उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाया है, उसे वापस से यूज करने योग्य बनाया है। जूनागढ़ अभिषेक से क्या चीज़ पता लगती है हमें, दक्षिण पथ के स्वामी सातकर्णी को इसने 2 बार पराजित किया, जो कौन था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो पुत्र है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, उसको इसने 2 बार पराजित किया है और इसको क्या दक्षिण पथ का स्वामी भी कहा गया, यानी सातवाहन वंश का राजा इसने 2 बार हराया है। मालवा के जो अंतिम शासक थे वो थे रुद्र सिंह तृतीय, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। अब जो हम और वंश के बारे में पढ़ेंगे उसमें ना रुद्रदामन के पश्चात में किसी और से संघर्ष नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसकी जो हत्या किसने करी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करी है, जो कि कौन था, गुप्त शासक था। और इनकी जो वंश है वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से गुप्त वंश चलेगा। मालवा क्षेत्र में कौन सी शैली के सिक्के चलाए, इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए, जो कि किस में ढलाए जाते थे, वो चांदी में ढाले जाते थे, ठीक है। उसके पश्चात हम जो नेक्स्ट वंश पढ़ते हैं, ये नहीं छोटे छोटे वंश हैं, इनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है और ना इतने ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें प्राचीन इतिहास में इन सारी चीज़ों को कवर करना होता है। अपने जो भी UGC नेट का एग्ज़ाम है, RS का एग्ज़ाम है, UPSC है, उन सारी चीज़ों में सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। पहला वंश या पार्थियंस इनको कहा गया, ये इनका मूल निवास स्थान कौन सा था, ईरान था। यानी लोग कहाँ से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, फारस से आ रहे हैं, यूनान से आ रहे हैं, इन लोगों ऊपर से आकर के इन्वेडर्स यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जीत रहे हैं। यानी भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में फेमस हो चुका था और बाहर के लोग इसको क्या शासन करने आते थे, क्योंकि वहाँ पर
रेगिस्तान फैले हुए थे ईरान, और उधर बहुत ज़्यादा और कबीलाई लोग थे, बर्बर थे, खाना बदोश थे, और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं थी पानी वानी की। और इधर भारत में नदियाँ थी और उपजाऊ मैदान थे, इसलिए लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है। पश्चिमोत्तर में भारत में शकों के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। अब शकों की शक्ति क्षीण होने लगेगी, पार्थियन उन पर अटैक करेंगे और उनके राज्यों को विजित करते हुए जाएंगे। ठीक है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो मिथ्रेडेट्स है। उसने 131 से 130 ईसा पूर्व तक उसका शासन था। और फिर तक गॉर्डो फर्नीज जो 20 से 41 ईस्वी का है, पहला वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। खरोष्ट लिपि में उत्कीर्ण तख्तेशाही अभिलेख में उसे क्या कहा गया, गोदोभर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदफर्न मिलता है। इस साम्राज्य का अंत किसने किया है? इस साम्राज्य का अंत कर दिया कुषाणों ने। इनका जो साम्राज्य है वो तो चला है 200 साल तक कम से कम, लेकिन इनका जो प्रभाव वाला क्षेत्र था वो ज़्यादा नहीं था, बहुत कम क्षेत्र पर इनका प्रभाव था। ठीक है। इसमें तो इतना दिखाया गया है, लेकिन इतने क्षेत्र पर भी इनका प्रभाव नहीं था, क्योंकि इधर की तरफ शक जो है उनका डायनेस्टी चल रही थी, तो थोड़े बहुत एरिया पर इनका प्रभाव हो सकता है, जैसा कि उल्लेख यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। साम्राज्य का अंत किसने कर दिया? कुषाणों ने कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वंश हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश एक बहुत शक्तिशाली, बहुत महत्वपूर्ण वंश साबित होगा। यहाँ से हमारे इतिहास की दिशा दशा बिल्कुल बदल जाएगी। इसलिए बदल जाएगी क्योंकि इन्होंने शिल्प में, व्यापार में, वास्तुकला में, सारी चीज़ों में बहुत काम करवाए। और इनका जो एरिया था, इनका जो विस्तार क्षेत्र था वो इतना था जो आज के समय में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, आज के विश्व को हम देखते हैं, तो लगभग आज के 8 या 9 देश जो किसके अंडर में आते थे, वो कनिष्क के अंदर में आते थे। ये भारत का शासक नहीं था, ये लोग भी बाहर से आए हुए थे। ठीक है। इन लोगों ने जीत जीत करके क्षेत्रों पर अधिकार किया। सबसे एंड में कहाँ पर आए थे? ये लोग भारत आए थे। ठीक है। मैं बताता चलता हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें। कुषाण वंश है, इसकी राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र है। और एक बार होती है विदिशा। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको बेसनगर भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? बेसनगर, विदिशा को। ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक है। इसने तांबे के सिक्के चलवाए और कोई स्वर्ण सिक्के इसने जारी नहीं किए गए। इसके पश्चात में बनता है दूसरा, वो बनता है बिम कडफिसेस। इसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए और इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में डिफरेंस क्या है? यानी आप इस चीज़ से देखें कि जैसे कोई राजा है, उसने किसी जगह पर आक्रमण किया, उसने उस साम्राज्य का स्थापना तो कर दी, परंतु वहाँ की जो भौतिक, जो मौलिक चीज़ें हैं, यानी प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ की आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं, उन सारी चीज़ों को वो चालू ढंग से नहीं कर पाया, इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, वो किसी अन्य शासक ने करी हैं, तो उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। कुजुल कडफिसेस ने इसकी स्थापना कर दी है कुषाण वंश की, परंतु इसका जो नेक्स्ट जो वंशज होगा बिम कडफिसेस, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी जारी किया है और शैव मत का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव की आराधना करता था, इसलिए उसने सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियाँ भी उत्कीर्ण करवाई। ठीक है। उसके पश्चात में देखते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क सबसे प्रतापी और महानतम शासक हुआ। सिर्फ कुषाण वंश का ही नहीं, पूरे भारत का जो भारतीय इतिहास है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ। क्योंकि जब आप मध्य भारत में चलेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी मिलता है। वो अपने आप को क्या कहता था? सिकंदर सानी। सिकंदर सानी यानी खुद की तुलना किससे कर रहा है? सिकंदर से कर रहा है, परंतु उस पर भी पूरे भारत को नहीं जीता गया है। ठीक है। और उसने आपको क्या बोल दिया? सिकंदर सानी। इससे पहले मौर्य वंश है। मौर्य वंश में उन लोगों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, पश्चिमोत्तर पर अधिकार कर लिया, लेकिन जो कनिष्क की सीमाएं थी वो ईरान तक लगती थी। ईरान, सीरिया, जॉर्डन जो आज के देश हैं, वहाँ तक इनकी सीमाएं लगती थी, जिसमें ऊपर रूस वाला एरिया भी कुछ आ रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, सीरिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, और काफ़ी देशों को वो सीमा कवर कर रही थी। ठीक है। कनिष्क के बाद में वशिष्ठ होता है, बसकुशान, फिर होता है हुविस्क, फिर होता है कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, और जो अंतिम शासक है वो वासुदेव द्वितीय है। कुषाण वंश का अंतिम शासक यहाँ पर आकर कुषाण वंश का एंड हो जाता है। ठीक है। ये एक कबीला हुआ करता था, कुषाण यूची कबीला हुआ करता था। ये लोग वहाँ से साम्राज्य विस्तार करते हुए अमू दरिया से आए गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनका राज्य फैला हुआ था। कुषाणों ने सोवियत गणराज्य में शामिल, सोवियत गणराज्य कौन सा है? सोवियत संघ रूस, उस गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का एक बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान तक का जो शासन है वो अपने अधीन कर लिया था। कुषाणों की जो प्रथम राजधानी है उसके बारे में उल्लेख मिलता है, वो थी पुरुषवर।
पुरुषवर या पेशावर। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके पश्चात इनकी जो दूसरी राजधानी स्थानांतरित होती है वो होती है मथुरा में। कालांतर में ये लोग मथुरा को प्रमुख केंद्र बनाएंगे और वहाँ की जो वास्तुशिल्प की जो शैली है, मथुरा शैली, उसका विस्तार होगा। ठीक है, यहाँ से सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ प्राप्त होंगी, इसलिए अभिलेख जो मथुरा है मुख्य केंद्र बनेगा कुषाण वंश का। कोजल कॉडफिसेस के बारे में क्या है? 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुषाण वंश का संस्थापक था। रोमन सिक्कों की इसने नकल करी, क्योंकि लोग उधर से ही आ रहे थे, इन्होंने वहाँ की जो व्यवस्थाओं को देखा था, तो वहाँ की कॉपी करके, रोम की कॉपी करके इसने तांबे के सिक्के डलवा दिए और अपने आप को क्या कहलवा दिया? महाराजाधिराज कहलवा दिया। सिर्फ महाराजाधिराज कहने से काफ़ी चीज़ नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाने के लिए प्रॉपर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ये नहीं कर पाएगा। एस्टेब्लिश के पश्चात जब आएगा बिम कॉडफिसेस, वो इनको रेगुलर करेगा। ठीक है, ये कुषाण एम्पायर के जो मैप है आप थोड़ा सा देखें। ये भारत में कहाँ तक आ रहा है? ये काशी तक आ रहा है। काशी यानी वाराणसी, ये इधर चंबल, यमुना, गंगा का मैदान है। ये मथुरा है, इंद्रप्रस्थ, यानी ये वाला जो नीचे का एरिया है वो अपने जो भारत के देसी शासक हुआ करते थे उनके अंडर में है, लेकिन कनिष्क शासक इसमें पूर्वी जो पश्चिम उत्तर का जो भाग है अपना इसमें होता है, यानी भारत का तो इतना ही भाग इसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, फिर इसने सिंध के ऊपर वाला है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर सोवियत वाला कंट्रोल इनके हाथ में आता है, और 375 AD तक ये लोग शासन करते हैं। बिम कॉडफिसेस जो इसका नेक्स्ट है, किसके बाद में? कोजल कॉडफिसेस के बाद में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सिंधु पार करी, तक्षशिला पर अधिकार किया और पंजाब राज्य पर इसने अधिकार कर लिया, और सर्वप्रथम इसने सोने के सिक्के चलवा दिए। ठीक है, सिक्कों पर यूनानी और खरिष्टोई लिपि अंकित करवाई है, क्योंकि ये लोग वहीं से आ रहे थे, यूनान से, और यूची कबीले से ये लोग बिलोंग करते थे। तो उन्होंने यूनानी लिपि और जो खरोष्टी लिपि यहाँ पर जो प्रचलित थी उसको लिखवाया, अंकित करवाया। शैव अनुयायी हो चुके हैं, शैव धर्म का पालन करने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो भी शासक आ रहे हैं वो यहाँ के धर्म की लचीलापन देख करके उनको फॉलो करने लग गए हैं। यानी पहले देवता तो सेम हुआ करते थे, जैसे वहाँ पर अपोलो की पूजा की जा रही है, हमारे यहाँ सूर्य देवता की पूजा की जा रही है, देवता सारे समान थे, लेकिन सिर्फ नाम अलग हैं। ठीक है, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर आ गए तो शैव धर्म के उपासक हो गए, और सिक्कों पर शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल ये उन्होंने क्या करती हैं? अंकित करवा दिए। महेश्वर की उपाधि धारण कर ली है, यानी कि शैव उन्होंने खुद को क्या मान लिया है? शिव का अवतार मान लिया है, या फिर अनुयायी मान लिया है। ठीक है, इसके पश्चात में क्या होता है? कनिष्क 78 से 105 ईस्वी तक ये शासन करता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने क्या किया? पुरुषवर में, पुरुषपुर या पुरुषवर, पेशावर, उसमें 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक मीनार बनवाया, और इसने अपनी जो राजधानी थी उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था? मथुरा में ट्रांसफ़र किया था। कनिष्क का राज्यारोहण काल है 78 ईस्वी। भारतीय सरकार द्वारा शक संवत जो चलाया जाता है वो इसने ही चालू किया था, शक संवत 78 ईस्वी में, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और वसुमित्र की अध्यक्षता में इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या करवाया? आयोजन करवाया। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। अब आप एक चीज़ देखेंगे, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यानी इस जो बृहद्रथ की हत्या हो जाती है, सुंग वंश ने क्या किया था? उत्पीड़न किया बौद्ध धर्म का। उस जगह से क्या होने लग गया? पतन होने लग गया बौद्ध धर्म का भारत में। लेकिन कनिष्क ने दोबारा से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, और जो बिल्कुल धर्म एक तरीके से लुप्त हो चुका है भारत में, जिसका क्षेत्राधिकार बहुत कम रह गया है, उसको दोबारा से संरक्षित दे करके वसुमित्र जो इसके सभा में विद्वान हुआ करता था, एक बौद्धाचार्य हुआ करता था, उसकी अध्यक्षता में एक बड़ा सम्मेलन करवाता है बौद्धों का। ठीक है, जिसमें कि हीनयान और महायान 2 भागों में ये बढ़ता है। सम्राट अशोक के बाद में कनिष्क बौद्ध धर्म का सबसे प्रबल समर्थक था, सबसे महान जो शासक इसमें जो उसको प्रबल जो संरक्षक था बौद्ध धर्म का, जिसने कई देशों में, भारत में, सब जगह इसका प्रचार किया बौद्ध धर्म का, वो था सम्राट अशोक मौर्य। ठीक है, इसके दरबार में पार्स, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान मिलते हैं, और एक मिलता है चरक। चरक एक बहुत बड़ा एक चिकित्सक यानी सर्जरी करने वाला चिकित्सक था, जिसने चरक संहिता नामक एक चिकित्सा शास्त्र लिखा। ठीक है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। बोगरा में कनिष्क की खड़ी आकृति अंकित है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया है, लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ पर शासन नहीं कर पाया। वापस इसने अपनी जो मथुरा वापस पहुँच चुका है। बोगरा नामक एक स्थान पर एक जो मूर्ति मिलती है इसकी, जो कि क्या है? खड़ी मूर्ति है। उससे क्या है? इसके इन चीज़ों की पुष्टि होती है कि ये यहाँ पर पाटलिपुत्र भी आया था। ठीक है, अब ये जो मूर्ति आप इस पर देख पा रहे हैं, ये मूर्ति बोगरा वाली नहीं है, ये मूर्ति मिलती है मथुरा में। मथुरा में एक स्थान पड़ता है माठ।
मार्ट में इसकी मूर्ति मिली है जिस पर क्या है, सिर नहीं है, सिर्फ इसका धड़ी धड़ मिला है। इसमें आप देखेंगे इसके बड़े बड़े जूते हैं और ये हाथ, इसकी एक तलवार ये दिख रही है। यानी कि इससे पता लगता है कि कितने भारी भरकम शरीर वाला था और कितने भारी भरकम ये जूते पहन रहा है, कैसा भारी भरकम ये अपने शरीर पर इसने बेस पहन रखा है। ठीक है, ये कहाँ से, ये पहली जो शताब्दी की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त होती है, ये मिलती है मथुरा के मार्ट से। ठीक है, चीनी शासक जो पान चाव था, इसने चीन पर जो अधिकार करने की कोशिश करी तो उससे क्या पराजय हुआ और बाद में इसने उसको जीत लिया था। लेकिन क्या सारे रीजनों पे कोई भी आदमी राज नहीं कर सकता, यानी जीतने के बाद में उनके बीच में संधियाँ हो जाती हैं, कुछ वो धन देने को राजी हो जाते हैं या फिर कुछ क्षेत्र देने को राजी हो जाते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया। द्वितीय अशोक क्यों कहा गया, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक संरक्षणदाता कौन था, सम्राट अशोक, इसने भी दिया है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, द्वितीय अशोक कह दिया गया। ठीक है, बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूप इनका निर्माण करवाया है। पुरुषपुर के समीप इसने एक बड़ा विहार, बौद्ध विहार बनवाया जिसको क्या कहा गया, संघाराम विहार। उसका जो वास्तुकार था वो कौन था, वास्तुकार था एक यवन यानी कि यूनान से आया हुआ वास्तुकार अगिलस। ठीक है, उसके निर्देशन में, उसके देखरेख में इसका निर्माण हुआ। आरा में जो अभिलेख मिलते हैं उसमें कनिष्क को क्या कहा गया है, मेहरजस और राज तेरजस देवपुत्रम कैसरस कहा गया है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी उपाधि है, इसको बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो शायद ऐसी तो चीज़ें नहीं पूछी जाएँ एग्जाम में, लेकिन आरा अभिलेख में इस कनिष्क को ये उपाधि से बताया गया है। ठीक है, इसका एक पुत्र होता है हुविस्क, जो किससे पराजित हुआ, रुद्रदामन से पराजित हुआ। ठीक है, मालवा के जो शक थे रुद्रदामन कौन था, वो मालवा का जो शक जो क्षत्रप है उसका शासक था, उसने इसको पराजित किया हुविस्क को। ठीक है, और जो मालवा रीजन है वो किसके पास में चला गया, वापस से शकों के पास में चला गया है। कनिष्क के कुल का क्या अंतिम सम्राट क्या है, वासुदेव, सॉरी जो कनिष्क कुल है यानी जो कुषाण वंश है उसका जो अंतिम सम्राट है वो कौन है, वासुदेव है। ठीक है, अब जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, धार्मिक जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं उनके बारे में एक बार हम देखते हैं। जो इस काल में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं, सातवाहन हैं, कुषाण हैं, इनमें राजनीति संगठन का क्या है, केंद्रीकरण नहीं था जैसा कि मौर्य प्रशासन में था। मौर्य प्रशासन किसके हाथ से आया था, जो नंद वंश था उससे ये लोग जीत करके जो मौर्य शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत स्टेबल थी। ठीक है, जो राजकाज था वो काफ़ी स्टेबल रहा, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उस टाइम में कोई ऐसा राजा नहीं था जिनसे उनको खतरा हो। ठीक है, उन्होंने अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था उनको बहुत अच्छी तरीके से चलाया। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है जो कि मौर्य वंश से लेकर के दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का, इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे काफ़ी राज्य आ गए हैं, बाहर से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उन लोगों ने भी कुछ क्षेत्रों पर राज कर लिया है। नीचे सातवाहन है, कुषाण हैं, शक हैं, उधर हूण है, कन्वय, यानी काफ़ी जो साम्राज्य पैदा हो गए हैं। लेकिन कभी कोई किसी एरिया को जीत रहा, कभी किसी को जीत रहा, यानी कि जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो राजनीतिक संगठन है वो केंद्रीकृत नहीं है। चीनी शासकों की भांति मृत राजाओं की मूर्ति स्थापित करने लग गए और मंदिर बनाने की प्रथा इन्होंने आरंभ कर दी है। देवपुत्र जैसी उपाधि धारण कर ली, यानी अपने आप को देवताओं के समकालीन या फिर देवताओं का पुत्र के समान बताया है। कुषाणों ने क्या किया है, राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली अपनाई है, अपनी 4-5 शाखाएं हो गई उनकी, और अपने आप को यहाँ का क्षत्रप बताने लग गए। जो भारत में शासक हुए कुषाणों में वो क्षत्रप कहलाए, जो ऊपर थे उनको अलग नाम से जाना जाता था। कुषाण शासकों ने 2 आनुवंशिक राजाओं को एक ही राज्य पर संयुक्त शासन की जो व्यवस्था है उनको प्रारंभ कर दिया है। कैसे, यानी कि किसी राजा के 2 पुत्र हैं, ठीक है, उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। उत्तराधिकार के युद्ध के लिए हो सकता है वो किसी बाहरी शक्तियों का सहयोग लें। ठीक है, उससे क्या होगा, अपने जो राज्य की शक्ति है वो छीन होने की संभावना है, पूरी तरीके से संभावना, क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ लड़ेगा, भाई की हत्या करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ऐसी प्रथा स्टार्ट कर दी कि एक राज्य है, इसमें क्या है भाई, इधर तुम शासन कर लो, इधर दूसरा शासन कर ले, यानी कि दूसरे को भी निराशा नहीं हो, और संयुक्त शासन की प्रथाएं इन्होंने आरंभ कर दी। और जो राज्य है वो भी सुरक्षित रहे दोनों ओर से, क्योंकि एक जब 2 भाई यहाँ पर शासन कर रहे हैं, आनुवंशिक भाई, तो यानी कि वो अपने राज्य को तो कमज़ोर कोई साइड से भी शायद नहीं होने दें। ठीक है, ये इनकी सोच रही होगी। यूनानी जो राजदूत था हेलियोडोरस, उसने विदिशा में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनांडर क्या हुआ, बौद्ध हो गया। यूनानी शासक आया मेनांडर, उसने बौद्ध दर्शन को देखा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। जो एक नागसेन जो बौद्धाचार्य है,
बौद्धाचार्य नागसेन और जो मिनांडर शासक है यूनानी, उन दोनों के मध्य संवाद होता है। जो भी उसकी शंकाएं हैं किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, उन सारी चीज़ों को किससे पूछता है, बौद्धाचार्य से, जिसका नाम है नागसेन। ठीक है, उनका जो संवाद है वो कहाँ पर लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो में ये इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। महायान का उदय होने का कारण क्या था, महायान और हीनयान में दो बौद्ध धर्म बटा। उसका कारण क्या था कि जो कि पुराना रूप था हीनयान, जो बौद्ध धर्म की जो नीतियाँ थी, वास्तविक नीतियाँ थी, उन पर जो चलने वाले लोग थे वो हीनयान कहलाए। लेकिन महायान क्या हो गया, नया धर्म बन गया है। किस में से, बौद्ध में से। ये लोग मांस मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं, सोने चांदी के वस्त्र भी पहन रहे, वो आभूषण भी पहन रहे, अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहन रहे, यानी कि इन्होंने भौतिक स्वरूप को अपना लिया है। लेकिन हीनयान कौन है, यानी कि जो उसका जो वास्तविक जो नीतियाँ हैं, वास्तविक जो उसका जो धम्म है, उसकी राह पर ये लोग चल रहे हैं, जो हीनयान के संरक्षक हैं। कनिष्क क्या बना है, वो महायान का संरक्षक बना है, क्योंकि कनिष्क एक राजा है, भोगविलासी है, दूसरे देश से आया है और उसने यहाँ की जो हीनयान पर उसको चलना कठिन था एक शासक होते हुए, इसलिए उसने क्या किया, महायान को संरक्षण अपने यहाँ पर दे दिया। इस काल में अनेक विदेशी शासक विष्णु के उपासक हो गए। आर्यों के साथ अनार्य देवताओं की पूजा भी स्टार्ट हो गई। आर्य जब आए थे तो वो किसकी पूजा करते थे, इंद्र की, वरुण की, नासत्य की, जो ईरानी देवता थे उसी टाइप के आर्यों के देवता थे, इनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अनार्य देवताओं की पूजा भी चालू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जो सोशल व्यवस्था हैं उनमें क्या क्या था। मौर्योत्तर काल में शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हो गया है। इसके प्रवर्तक कौन थे, लकुलिस थे, पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, पशुपतिनाथ भी कहा जाता है शिव को। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, लकुलिस हैं। वो भागवत धर्म का विकास हो गया है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कृष्ण के जो उपासक हैं, जो कृष्ण के जो अनुयायी हैं, वो क्या कहलाए, वो भागवत कहलाए, क्योंकि भगवत गीता का जो उपदेश थे वो किसने दिए थे, कृष्ण ने। तो कृष्ण के जो उपासक हैं वो क्या कहला रहे हैं, भागवत कहला रहे हैं। ठीक है, स्त्रियाँ धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग ले रही हैं और इनका बहुत एक अच्छा स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है और कभी कभी वे शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। ठीक है, ऐसी कोई यहाँ से प्रमाण या फिर कोई ऐसी उल्लेख किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलता है कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय हो। ठीक है, और ना कोई ऐसा उल्लेख मिलता है कि कोई बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, लेकिन उनका पर्याप्त एक अच्छा स्थान समाज में है। मौर्योत्तर जो कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, उसके बारे में देखते हैं। इसके काल में कुछ शैलियाँ विकसित हुई, गांधार कला, मथुरा कला, सारनाथ कला। जब मथुरा में इसकी राजधानी थी तो मथुरा की राजधानी के होने के टाइम पे इसने जो मंदिर बनवाए, कुछ स्तूप बनवाए, कुछ मूर्तियाँ बनवाई, उसको क्या कहा गया, गांधार कला। जो भी भवन शैली विकसित हुई वो मथुरा कला। गांधार वाले टाइम में इसने गांधार में जो भी चीज़ें बनी वो गांधार कला कहलाई। और सारनाथ में जब स्तूप वगैरह का ये काम हुआ तो ये सारनाथ शैली इसको कहा गया। गांधार कला के अंतर्गत क्या था, मूर्तियों के शरीर की आकृति को यथार्थ दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे कोई शरीर की आकृति है उसे मूर्तियों में एक एक दिखाने का प्रयास किया गया, ये गांधार कला में था। कला की विषय वस्तु कहाँ से थी, बौद्ध परंपरा से, यानी बौद्ध लोग किसकी, जो अपने बौद्ध भिक्षु थे या फिर गौतम बुद्ध थे, उनकी मूर्तियाँ बनाने लग गए थे। लेकिन ब्राह्मण जो धर्म चल रहा था, जिसमें कि पाशुपत संप्रदाय भी हो गया है, भागवत धर्म भी हो गया है, वैष्णव भी हो गया है, शैव भी हो गया है, वो लोग अभी तक मूर्ति पूजा या फिर मूर्तियाँ नहीं बना रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के जब बराबरी में ही वो लोग मूर्तियों का निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे, जो बाहर से आए हुए शासक हैं, क्योंकि उनकी शैली में जो अपोलो की जो मूर्ति वहाँ पर मिलती है उनको, तो यूनान में उसकी पूजा करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे भी जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी मूर्तियाँ बनाने लग जाएंगे। ठीक है, इनका जो विषय वस्तु है वो तो बौद्ध परंपरा से इनको मिल रही है, लेकिन निर्माण का जो ढंग है वो कौन सा है, इनका यूनान वाला है। ठीक है, उदाहरण क्या है, यूनानी देवता अपोलो के समान ये मूर्तियाँ यहाँ पर बनाने लगे हैं। जैन धर्म मुनि हैं, उन्होंने जो जैन धर्मायु हैं उन्होंने मथुरा शैली को प्रश्रय दिया है और शिल्पियों ने महावीर की मूर्ति बनाई है। ठीक है, मथुरा शैली में महावीर की मूर्तियाँ बनाई गई। कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया। मथुरा के माट में कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ मिली हैं, जो मैंने अभी आपको मूर्ति दिखाई थी, भारी भरकम वस्त्र पहने हुए, तलवार हाथ में लिए हुए और बड़े बड़े जूते पहने हुए, वो कहाँ पर मिली है, मथुरा के माट में मिली है। ठीक है, उसे कनिष्क की मूर्ति भी कहा जाता है। सारनाथ कला में चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप और धमेक स्तूप का निर्माण मिलता है। सारनाथ जो स्तूप के लिए प्रसिद्ध था, जो सम्राट अशोक ने सारनाथ का जो स्तंभ है, स्तूप है, वो बनवाए थे, वहाँ पर इन लोगों ने भी अपने टाइम में स्तूप बनवाए, चौखंडी, धर्मराज का, स्तंभ, इसलिए उसको क्या किया गया,
क्या कहा गया, स्तूप की जो निर्माण की जो कला है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ यूनान से आए हुए हैं, इनकी शैली थोड़ी सी अलग है, कई शैलियों का मिश्रण है। इसमें गांधार कला भी मिल रही है, मथुरा कला भी मिल रही है, एक नई कला जो स्तूप वाली बनी हुई है उसको भी कॉपी कर रहे हैं, यानी कई कलाओं का मिश्रण हो गया, तो इसको क्या कहा गया, सारनाथ कला कहा गया। कुषाण काल की जो बोधिसत्व की खड़ी मूर्ति मिलती है, ठीक है, कुषाण काल में कोई बौद्ध भिक्षु था, बोधिसत्व था, उसकी एक मूर्ति बनाई गई खड़ी मुद्रा में, वो भी मिलती है, ठीक है। जो मौर्यकालीन इतिहास है, मौर्योत्तरकालीन, उसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें। संस्कृत भाषा का प्रचलन है। पतंजलि ने किसकी रचना करी है, महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना करी है। सबसे जो प्रसिद्ध स्मृति है कि जो कई स्मृतियाँ अपने ब्राह्मण ग्रंथ में जो वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ी थी स्मृतियाँ, उसमें से मनु स्मृति कब लिखी गई, वो दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वो कहाँ मिलता है हमें, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। संस्कृत काव्य का क्या है, अनूठा उदाहरण है। अन्य रचना कौन कौन सी हैं, कामसूत्र है बादशाहन का, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, चरक संहिता है किसकी, चरक की, बुद्ध चरित्र है अश्वघोष का, गाथा सप्तशती किसकी है, हाल नामक शासक की है, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसका है, नागार्जुन का है। यानी कि ये हमें मौर्योत्तरकालीन साहित्य प्राप्त होता है, जहाँ से इनकी हमें जानकारी सारी प्राप्त होती है। ये मुख्य था जो मैंने आपको बता दिया। कामसूत्र के बारे में आपने सुना होगा, नाट्य शास्त्र देखा होगा, चरक संहिता जो कि आज तक चिकित्सा शास्त्र में एक हमें मिसाल पेश करती है कि उस टाइम पे भी, आज से कम 2-2.5 हज़ार साल पहले चिकित्सा शास्त्र का हमें कितना ज्ञान था। सर्जरी की भी हमें वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और जो कि नगर योजना है वो किस प्रकार से थी। कुषाणों ने चीन से ईरान तक और पश्चिम एशिया तक जो जाने वाला रेशम मार्ग था, यानी भारत के ऊपरी वाले हिस्से से हिमालय के दर्रों से निकल करके रेशम मार्ग था, जिससे क्या होता था, मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। चीन का रेशम मार्ग उसे कहा जाता था, ठीक है। उस पर नियंत्रण रखा, क्योंकि वो क्या था, इनकम का सोर्स था, वहाँ से लोग टोल लेते थे, कर लेते थे, ठीक है। रोम को निर्यात होती थी क्या क्या वस्तुएं, मसाले जो भारत के सदा से प्रचलित रहे। नीचे जो इलायची की पहाड़ियाँ और ये जो हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में मसाले मिलते हैं। केरल और तमिलनाडु वाले रीजन में, कर्नाटक में काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, इन चीज़ों का क्या किया जाता था, रोम के लिए निर्यात किया जाता था। और रोम से क्या क्या चीज़ आती थी, रोम से आती थी शराब के 2 हत्ते वाला कलश, ठीक है, यानी ये 2 हत्ते वाला कलश मिल रहा है जिसमें शराब को भरा जाता था, ठीक है। वहाँ से वाइन आ रही, शराब आ रही है, सोने और चांदी के सिक्के आ रहे हैं, और कुछ रत्न हैं जैसे पुखराज है ना, लाल मणि है, ये वहाँ से आ रहे हैं, टिन, तांबा, ये चीज़ों का क्या हो रहा है, वहाँ से आयात हो रहा है, ठीक है। इस काल का जो प्रमुख उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है, जैसे इसमें अभी मैंने आपको मलमल का उल्लेख बताया, ठीक है। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग या बंगाल, पुंडरू क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। प्रमुख जो उद्योग है वो कौन सा है, वस्त्र उद्योग है। साटक नामक जो वस्त्र है उसके लिए क्या है, ये आज भी चलता है भैया, इसके लिए मथुरा को जो उल्लेख मिलता है। वृक्ष के जो रेशों से बने वस्त्र मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, मगध से, ठीक है, कि जहाँ पर पानी की अच्छी मात्रा हो गई वहाँ से कुछ मैंने खुद ने भी देखे कि उसमें कुछ लकड़ियाँ वगैरह रहती हैं, उनको पानी में भिगो करके काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं, जिसमें से रेसे निकाल करके बाद में वस्त्र के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, उसके लिए मगध मिलता है। मलमल के जो मलमल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बंगाल की प्रसिद्ध है, ठीक है। पुंडरू क्षेत्र है, और मसालों के लिए कौन सा है, दक्षिण भारत प्रसिद्ध है, जिसमें केरल तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मसाले की बहुत अच्छी पैदावार होती है, वो है। क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, पुर्तगाली हुए, डच हुए, फ्रांसीसी हुए, है ना, और अंग्रेज हुए, ये सब लोग सिर्फ मसालों के व्यापार के लिए आए थे, और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ की राजनीतिक जो उथल पुथल थी उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर राज किया, और 200 साल तक भारत पर राज किया। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ, दक्षिण भारत में सेठी या चेट्टियार कहा गया था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी होता था, और श्रेणी का प्रधान प्रमुख, और पूक का प्रधान क्या होता था, ज्येष्ठक। ये यहाँ की क्या चीज़ थी, शिल्प, व्यापार और नगर योजना, कि किस किस चीज़ का हम व्यापार कहाँ से कहाँ तक करते थे। इसमें सिल्क रूट भी हमने देखा, जो चीन से मध्य एशिया तक को जोड़ने वाला है, जहाँ से रेशम का व्यापार हो रहा है। भारत से क्या क्या चीज़ें आयात हो रही हैं और क्या क्या चीज़ भारत निर्यात हो रही हैं, ये सारी चीज़ हमने देखी, ठीक है। ये हमारा क्या था, पोस्ट मैरिन पीरियड। इसमें शुक, कर्ण, शक,
कुषाण और जो पार्थियन, सीथियन, ये सारे वंशों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा संगम पीरियड यानी संगम युग। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। धीरे धीरे हम जब अपनी यात्रा है उसको ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी के दूसरी शताब्दी तक हम लोग आ गए हैं। अब हम तीसरी शताब्दी में जो हमारे संगम काल है, गुप्त काल है, इनके बारे में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी जो राय है वो आप कमेंट में प्रकट करें। और अपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।